हेलो गाइस। तो साइकोलॉजी की सेकंड क्लास होने वाली है। किसी ने अगर नहीं देखा हो फर्स्ट क्लास को तो प्लीज़ जा कर के देख लेना, ठीक है। तो मैंने लास्ट में आपको परिभाषाएं बताया था, तो और ये भी बोला था ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कभी ऐसे पूछ लेते हैं कि बीएफ स्किनर ने मनोविज्ञान की क्या परिभाषा दी, और आपको 4 ऑप्शन मिलेंगे। तो इन्होंने कहा था सीखने तथा सिखाने का विज्ञान है। ऐसे ही क्रो एंड क्रो से तो बहुत बार पूछा गया है। तो जन्म से वृद्धावस्था तक के अनुभवों का वर्णन है बेसिकली इसके अंदर, ठीक है। तो अब देखो, आज का टॉपिक है मनोविज्ञान के संप्रदाय तथा मनोवैज्ञानिकों का योगदान, कि भाई मनोविज्ञान के क्या क्या संप्रदाय हैं और कौन कौन से मनोवैज्ञानिकों ने योगदान दिया है इस फील्ड में। तो देखते हैं। सबसे पहले बात करते हैं संरचनावादी संप्रदाय की। तो संरचनावादी संप्रदाय की बात ऐसी है, देखो एक चीज़ और फिर बाद में शायद मैं भूल जाऊँ। आप मुझे ये बताओगे कि आपको साइकोलॉजी की क्लास सुबह चाहिए, आप बता सकते हो सुबह मुझे, जैसे कि टाइमिंग 9-10 बजे के आसपास, क्योंकि मैंने देखा है जब मैं 8 बजे के आसपास वीडियो अपलोड करती हूँ तो कोई भी नहीं देखता। तो आप बता दो मॉर्निंग में आना चाहिए, क्योंकि जब भी आपको दिन में टाइम मिलेगा फिर आप देख लोगे, या फिर इवनिंग के अंदर, है ना, मतलब शाम में, या फिर रात को मतलब जैसे कि 8-9 बजे, या फिर आप बोलोगे कि मैम 10 बजे भी तो भी चलेगा। मतलब आप ये बताओ मुझे कि ये वीडियो का टाइमिंग क्या रखना चाहिए साइकोलॉजी की क्लास का, कि आपको देखने में आसानी हो। अब मुझे क्या पता आप किस टाइम फ्री होते हो, है ना। तो इसी वीडियो के नीचे कमेंट करके बताना कि मॉर्निंग शिफ्ट में वीडियो अपलोड करूँ या फिर इवनिंग शिफ्ट में, ठीक है। मेरे अकॉर्डिंग मॉर्निंग मैंने इसलिए बोला बिकॉज मुझे पता है उस टाइम पे लाइव ऑनलाइन तो बहुत कम रहते हैं, बट एक वो चीज़ होती है कि दिन में जब भी आपको टाइम मिले 10-20 मिनट आप अपना टाइम निकाल के साइकोलॉजी की क्लास डेली ले सकते हो। मैं भी ट्राई करूँगी कि एक भी दिन ब्रेक ना हो जब तक साइकोलॉजी ख़त्म ना हो, ठीक है। वाह क्या लाइन सही हुई है ना। तो अब वही चीज़ है कि आपसे भी यही रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग क्लासेस देख रहे हो तो प्लीज़ मेंटेन करके रखो इसको। अगर किसी को साइकोलॉजी आती है तो उसका रिवीजन हो जाएगा, किसी को नहीं आती है तो कुछ तो समझ में आएगा, ओके। बाकी मैंने आपको हमेशा बोला है नोट करते रहा करो कुछ कुछ, ठीक है। तो देखो अब आज का टॉपिक है संरचनावादी संप्रदाय। तो जो संरचनावादी संप्रदाय है उसके जनक थे विलियम वुंड या टिचनर, ठीक है। इस संप्रदाय में मनोविज्ञान को चेतना का विज्ञान माना गया है, कि ये जो संप्रदाय है भाई संरचनावादी संप्रदाय, इसने बोला है कि जो मनोविज्ञान है वो तो चेतना का विज्ञान है, ठीक है। कल हमने मनोविज्ञानों के नाम के बारे में डिस्कस किया था ना, कि 16वीं शताब्दी में क्या बोलते हैं, 17वीं में क्या, 18वीं में क्या बोला था, 19वीं में क्या बोल रहा था, और आज के टाइम पे व्यवहार का जो विज्ञान है वही मनोविज्ञान है ना। ये सब मैंने नेक्स्ट मतलब इसे लास्ट क्लास में समझा दिया था। तो जो संरचनावादी संप्रदाय के लोग थे, है ना, इस संप्रदाय में ये माना गया कि मनोविज्ञान तो है ना वो तो चेतना का विज्ञान कहलाता है। इसमें चेतना के अंगों के निर्माण का अध्ययन किया गया है, कि भाई चेतना के कौन कौन से अंग है ना। तो यहाँ पे चेतना के अंग बता रखे हैं आपको, 4 अंग है। कौन कौन से हैं? संवेदना जो कि प्रमुख है, अगर आपसे पूछे चेतना के अंग में कि प्रमुख अंग कौन सा है तो ध्यान रखना संवेदना। उसके बाद में राग, फिर भाव और प्रतिमा, ठीक है। अब विधि, अंतर्दर्शन विधि, क्योंकि कोई तो विधि होती है ना, अगर रिसर्च भी करते हैं काम में, जैसे आप भी अभी कभी प्रैक्टिकल करते हो तो उसकी कोई ना कोई तो मेथड होता ही है। तो यहाँ मनोविज्ञान की सबसे प्राचीन विधि है। तो ये जो अंतर्दर्शन विधि है वो सबसे प्राचीन विधि है, और वर्तमान समय में यह विधि अमनोवैज्ञानिक विधि मानी जाती है। तो आपको कुछ ध्यान रहे या नहीं रहे, पर ये चीज़ जरूर ध्यान रहनी चाहिए कि कौन सी विधि मनोवैज्ञानिक है और कौन सी विधि अमनोवैज्ञानिक है। तो जो अंतर्दर्शन विधि है वो अमनोवैज्ञानिक विधि है, क्योंकि कभी कभी पूछ लेते हैं निम्नलिखित में से कौन सी अमनोवैज्ञानिक विधि है, और क्या पता आपको वहाँ पे अंतर्दर्शन विधि का नाम देखने को मिले, ठीक है। प्रकार्यवादी संप्रदाय, अब नेक्स्ट है प्रकार्यवादी। अपन ने संरचनावादी संप्रदाय के बारे में डिस्कशन कर चुके हैं, अब देख रहे हैं हम प्रकार्यवादी संप्रदाय। तो जो प्रकार्यवादी संप्रदाय है ये संप्रदाय दिया गया 1890 में, ठीक है। और इसके जनक कौन थे? तो विलियम जेम्स। आपको ये तो ध्यान रखना ही है कौन से संप्रदाय के कौन से जनक थे, ठीक है। तो जैसे प्रकार्यवादी संप्रदाय के जनक विलियम जेम्स थे, वैसे ही अभी मैंने आपको जो संरचनावादी संप्रदाय पढ़ाया था, है ना, उसके अंदर जो जनक थे वो विलियम वुंट थे। तो आपको मैं यही चीज़ समझाना चाहती हूँ कि आप ऐसे इनको कोरिलेट करके पढ़ा करो, जैसे आपने वो पढ़ा इसके बाद में ये पढ़ रहे हो, तो इन दोनों को ट्राई करा करो एक साथ समझने की, ताकि आपको याद रहेगा। अब आप 1-2 बार भी बोलोगे ना कि प्रकार्यवादी संप्रदाय के जनक तो विलियम जेम्स थे, बट संरचनावादी संप्रदाय के जो जनक थे वो विलियम वुंट थे, तो आपको ये चीज़ें लंबे टाइम तक याद रहेंगी, ठीक है। और एक बुक लिखी थी इन्होंने, है ना, विलियम जेम्स ने, प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी। अन्य विद्वान कौन कौन से थे? तो थॉर्नडाइक थे, एंजल थे, कार थे, ठीक है।
ये सब मनोवैज्ञानिकों के नाम है। इसीलिए मैं बोलती हूँ, देखो मनोवैज्ञानिक वैसे टफ नहीं है बट इसकी लैंग्वेज टफ है। इस संप्रदाय में मनोविज्ञान को चेतना का विज्ञान माना गया है, ये ठीक है। जो संरचनावादी संप्रदाय थे उन्होंने भी चेतना का विज्ञान ही माना था। अध्ययन विधि अंतर्दर्शन विधि के द्वारा ही जो एक मनोवैज्ञानिक विधि है, अभी आपको बताया था मैंने, है ना। अब थर्ड नंबर पे आता है मनोविश्लेषणवाद, जिसको फ्रायडवाद भी बोला जाता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कब आया ये? 1900 ईस्वी के अंदर, है ना। अभी अब तक हमने दो पढ़ा है, एक तो संरचनावादी और एक प्रकार्यवादी संप्रदाय। ये थर्ड नंबर है मनोविश्लेषणवाद। अब इसके जनक कौन थे? तो इसके जनक है सिगमंड फ्रायड, ठीक है। सिगमंड फ्रायड नाम है इसी वजह से, और इन्होंने ही दिया था, इसी वजह से उसको फ्रायडवाद भी बोला जाता है। ये वियना के मनोचिकित्सक थे। वियना विदेश में कई जगह हो गए, वहाँ के मनोचिकित्सक थे, ओके। तो देखो इन्होंने फर्स्ट फोर्स, सेकंड फोर्स, थर्ड फोर्स या फर्स्ट मूवमेंट, सेकंड मूवमेंट, थर्ड मूवमेंट के नाम पे 3 व्यवहारों पर बताया, मनोविश्लेषणवाद, व्यवहारवाद और मानवतावाद, ठीक है। तो अगर आपसे पूछे कि जो मनोविश्लेषणवाद है इसके अंदर कितने फोर्स हैं, तो ध्यान रखना फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, या मूवमेंट कितने हैं तो थर्ड, है ना, 3 है। मतलब फर्स्ट है मनोविश्लेषणवाद, सेकंड है व्यवहारवाद और थर्ड है मानवतावाद। फ्रायड ने अपने अध्ययन का जो केंद्र बिंदु है वो काम प्रवृत्ति को माना था, ठीक है, और जिसको लिबिडो कहा जाता है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट लगा लेना, क्योंकि फ्रायड जो थे ना, उन्होंने अपना अध्ययन, मतलब अब कोई ना कोई जैसे पीएचडी करते हैं बहुत से लोग एमएससी के बाद में, है ना। तो एमएससी में जैसे सारे सब्जेक्ट पढ़ेंगे, बट पीएचडी में क्या होता है कि स्पेसिफिक टॉपिक पर आप 5 साल तक वर्क करते हो, रिसर्च वर्क, उसके बाद में कुछ नया निकल के आता है रिजल्ट, तो आप उसको पेपर पब्लिश करते हो, राइट। उसी तरह से फ्रायड ने भी अपने अध्ययन का एक टॉपिक चुना था जिसको केंद्र बिंदु माना। तो फ्रायड ने अपने अध्ययन का केंद्र बिंदु किसे माना? पता होना चाहिए, काम प्रवृत्ति को, ठीक है। और इसको क्या कहा जाता है? लिबिडो को। तो हो सकता है ऑप्शन में काम प्रवृत्ति भी देखने को मिले और लिबिडो भी देखने को मिले, ठीक है। आज मैंने लाइट पेन इसीलिए यूज में लिया है ताकि आपको मैं ऐसे कचरा भी कर दूँ ना तो भी क्लियर दिखे, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है मनोविश्लेषणवाद के प्रमुख कृत्य कौन कौन से हैं। तो देखो फर्स्ट, मन की अवस्थाएं, मन की भावनाएं, मूल प्रवृत्तियां कौन कौन सी हैं, विकास की अवस्थाएं कौन सी हैं और अध्ययन की विधियां कौन सी हैं ना। 5 के बारे में देखने वाले हैं। तो मन की अवस्थाओं की बात करें तो मन की अवस्थाओं में कौन कौन सी अवस्थाएं आती हैं? चेतन अवस्था, अर्धचेतन, अर्ध या अवचेतन या फिर अचेतन, ये 3 अवस्थाएं आती है किसमें? मन की अवस्थाओं में, ठीक है। चेतन अवस्था, अर्ध और अवचेतन और अचेतन। अब मन की भावनाओं के अंदर आता है इड, ईगो, सुपर ईगो, है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है। इड, ईगो, सुपर ईगो, आप ऐसे याद करोगे 1-2 बार, इड, ईगो, सुपर ईगो, इड, ईगो, सुपर ईगो, तो आपको याद हो जाएगी मन की भावनाएं। बट ये बोलना मत भूलना साथ में कि जो मन की भावनाएं हैं वो है इड, ईगो, सुपर ईगो। पता चला रट रहे हो इड, ईगो, सुपर ईगो, इड, ईगो, सुपर ईगो, अरे एग्जाम में क्वेश्चन आ गया मन की अवस्थाओं से और ये इधर छाप के आ गए, क्योंकि होता है ना कि हमें तो यही आता है, हम तो यही करेंगे। चलो अच्छी बात है, लिखने का ऑप्शन नहीं है, वरना तो आप तो छाप भी सकते थे, बट फिर भी क्या पता 1-2 ऑप्शन इधर से 2 ऑप्शन इधर से बना के कंफ्यूज कर सकते हैं, है ना। तो पता होना चाहिए मन की भावनाएं कौन कौन सी है, मन की अवस्थाएं कौन कौन सी है। मूल प्रवृत्तियों में आता है जिजीविसा, मतलब जिजीविसा और मुमूर्षा, ठीक है। इसके बाद में जो विकास की अवस्थाएं हैं, तो विकास की अवस्थाओं में पंच अवस्था सिद्धांत भी इसको बोला जाता है, क्योंकि आई थिंक विकास की 5 अवस्थाएं हैं, है ना। बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने ऑलरेडी इंपॉर्टेंट लिख दिया है। तो देखो विकास की अवस्थाएं जो हैं वो 5 कौन कौन सी हैं? तो मुखीय अवस्था, है ना, गुद्दीय अवस्था, जननांग लैंगिक, काम प्रसूति और काम अवस्था, या काम अवस्था को ही जननांग या लैंगिक अवस्था भी बोलते हैं। तो देखो इसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि ये कौन से कितने, जब बच्चा, आपको पता है जन्म के बाद में सबसे पहले 1 साल का ही होगा, उसके बाद 2 साल का होगा, उसके बाद 3 साल का होगा। कोई पैदा होती तो बुढ़ा नहीं हो रहा ना कि 100 साल का हो गया, आज तक तो ऐसा चमत्कार हुआ नहीं और होना भी नहीं चाहिए, वरना फिर तो सब आप जैसे लोग, हम जैसे लोग भी बुढ़े लगेंगे, है ना। तो देखो मुख्य अवस्था, जो मुख्य अवस्था है उसको ओरल स्टेज भी बोला जाता है इंग्लिश में, और ये होती है जब बच्चा जो होता है वो 1 से 2 वर्ष तक होता है, ठीक है। तो मुख्य अवस्था शुरुआती अवस्था है 1 से 2 वर्ष, उसके बाद में जो गुद्दीय अवस्था है वो 3 वर्ष की उम्र में, जननांग लैंगिक 4-5 वर्ष, है ना, मतलब 4 साल का या 5 साल का। काम प्रस्तुति वाली जो है वो गर्ल्स के अंदर तो 6 से 10 वर्ष के आसपास देखी जाती है, और बॉयज़ में 6 से 12 साल तक, है ना। अब काम अवस्था और जननांग लैंगिक का जो पीरियड है वो है 10 से ऊपर, मतलब 10 साल से ऊपर होगी लड़की
तो बोल सकते हैं कि काम अवस्था है भाई। और 12 साल से ऊपर है लड़का तो बोल सकते हैं कि भाई इसकी विकास की काम अवस्था प्रारंभ हो चुकी है, ठीक है। तो ये आपको पीरियड दे रखा है बेसिकली, और वाकई में पीरियड से सवाल आ जाता है कि मुख्य अवस्था का काल क्या है, गुदी अवस्था का, जननांग का, ठीक है। तो थोड़ा बहुत ध्यान रखना। बाकी अध्ययन विधि के अंदर देखो, ये 5th नंबर का पॉइंट था। तो अध्ययन विधि के अंदर स्वैपन विश्लेषण विधि आती है, स्वतंत्र साक्षर्य विधि आती है और सम्मोहन विधि आती है, ठीक है। अब हमने सबसे पहले मन की अवस्थाओं के बारे में जिक्र किया था, तो हम मन की अवस्थाओं को थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे, है ना। तो देखो चेतन अवस्था क्या है। मैंने आपको 3 अवस्थाएं बताई थी, एक चेतन बताई थी, एक अवचेतन अर्धचेतन बताया था और एक अचेतन बताया था। तो चेतन अवस्थाएं कौन सी अवस्था होती है, तो इसे भारतीय दर्शन में जागृत अवस्था भी कहते हैं। तो भारतीय दर्शन में जागृत अवस्था किसको कहते हैं, वो कहते हैं चेतन अवस्था को, क्योंकि भाई जगा हुआ पड़ा है, ऐसे करके याद कर लो, है ना। इसमें तन तथा मन दोनों एक साथ रहते हैं, ठीक बात है। इसमें प्राणी चिंतन तथा व्यवहार करता है, मतलब चेतन अवस्था के अंदर प्राणी चिंतन करता है, मनन करता है। यह अचेतन अवस्था से या दमित इच्छाओं से प्रभावित होता है। ऐसा नहीं है कि चेतन अवस्था पे फर्क नहीं पड़ता, अचेतन अवस्था से फर्क पड़ जाता है। इसके बाद में अर्धचेतन क्या होता है, तो अर्धचेतन को ही अवचेतन भी बोल सकते हैं और सुसुप्त अवस्था भी बोल सकते हैं। देखो साइकोलॉजी में यही है कि आपको हर नाम के बारे में आइडिया होना चाहिए। अब जैसे मान लो क्वेश्चन में अर्धचेतन आया तो आप समझ जाओगे, अवचेतन आएगा तो समझ जाओगे, बट बाई चांस सुसुप्त अवस्था बोल दिया तो आपको कन्फ्यूज हो जाओगे कि यार ये मन की अवस्था थी भी या नहीं थी, और थी तो कौन सी वाली थी, चेतन थी, अचेतन थी या अर्धचेतन थी। तो आपके माइंड में हर नाम होना चाहिए। और ये कब होगा, जब आप खुद से इंपॉर्टेंट लिखोगे, उसके बाद में 1-2 बार रिवाइज करोगे। कुछ भी टफ नहीं है, सिर्फ सोच का फ़र्क है, ट्राई करो, हो जाएगा, ओके। इसे भारतीय दर्शन में सुसुप्त अवस्था कहते हैं। जैसे उसको जागृत अवस्था कहा जाता था, वैसे इसको सुसुप्त अवस्था कहते हैं। इसमें ख्वाब, कल्पनाएं, दिवा स्वप्न, मन तरंगे आदि क्रियाएं होती है। तो भाई साहब इसमें तो खोए खोए से रहते हैं ना। अचेतन अवस्था, तो अचेतन अवस्था को सुप्त अवस्था भी बोला जाता है। यह दमित तथा अतृप्त इच्छाओं का घर होता है। अतृप्त जो इच्छाएं पूरी हुई ही नहीं है, इसे प्राणी का भंडार गृह भी कहते हैं, क्योंकि भाई साहब यहाँ पे इतनी इच्छाएं हैं ना, अतृप्त इच्छाएं, उनका घर है तो भाई भंडार तो होगा ही होगा। तो भंडार गृह भी इसी को कहते हैं। इसमें स्वैपन आते हैं, इससे चेतन अवस्था प्रभावित होती है। अचेतन से इफेक्ट पड़ता है चेतन अवस्था पे, ये मैंने आपको चेतन अवस्था बताते टाइम भी बता दिया था। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है, याद रखना, इंपॉर्टेंट, या नोट डाल के लिख लो। फ्राइड ने मन की तीनों अवस्थाओं का वर्गीकरण किस सिद्धांत के आधार पर किया था, तो इन्होंने बर्फ सिद्धांत के आधार पर किया था। मोस्टली क्या होता है, जैसे कोई भी टॉपिक हम पढ़ रहे हैं तो पूछ लेते हैं कि भाई इस प्रयोग, मतलब अब देखो कुछ भी रिजल्ट निकालने से पहले प्रैक्टिकल करना होता ही होता है ना। ऐसे ही कैसी किसी की बात मान ले, तो जो फ्राइड साहब थे उन्होंने बर्फ़ सिद्धांत दिया था, बर्फ़ के ऊपर बहुत सारे प्रैक्टिकल्स करे थे, उन्होंने फिर समझाया था, उसके बाद में मन की 3 अवस्थाओं का वर्गीकरण कराता है ना। तो बात ऐसे ही पूछा जा सकता है कि फ्राइड ने मन की तीनों अवस्थाओं का वर्गीकरण करने के लिए कौन से सिद्धांत पर आधारित, मतलब किस सिद्धांत पर काम किया या किस पे काम किया, तो ध्यान रखना बर्फ़ सिद्धांत पर। ऐसे ही कुछ कुछ वैज्ञानिकों ने आगे चल के बताऊंगी, किसी ने कुत्ते पर प्रैक्टिकल करे हैं, है ना, तो वो देखते हैं, किसी ने बिल्ली पर भी करा है। और यहाँ तक कि एक वैज्ञानिक थे, उन्होंने तो अपने बच्चों पे ही किया है। ऐसा नहीं है कि उन्होंने अपने बच्चों पे प्रैक्टिकल किया, उन्होंने उनका एनालिसिस किया था ताकि वो बच्चों के बारे में नॉलेज दे सके। आगे पढ़ेंगे, काफ़ी इंटरेस्टिंग है, ऐसी बात नहीं है कि आपको बहुत बोरिंग करने वाली हूँ, बट आप वीडियो को शेयर कर दो, मैं पहले ही बोल रही हूँ, क्योंकि साइकोलॉजी के लिए बहुत से लोग परेशान हो रहे हैं। मैंने आपको बोला है ये रीड वालों के लिए भी, सेकंड ग्रेड वालों के लिए भी, आपके जान पहचान में जो भी, आप उनको भी सेंड कर सकते हो। फ्राइड ने तीनों अवस्थाओं में से अचेतन अवस्था को सबसे महत्वपूर्ण माना है। अब आपसे पूछा जा सकता है बाकायदा, कोई डाउट ही नहीं है कि फ्राइड ने निम्न में से कौन सी अवस्था को सबसे महत्वपूर्ण माना है, तो अचेतन। आपका और मेरा पॉइंट फिर भी मायने रखता हो या नहीं रखता हो, बट फ्राइड साहब ने माना है भाई साहब, भाव तो देने पड़ेंगे। मन की भावनाएं, वृत्तियाँ या कोटियाँ, है ना। तो मन की भावनाओं की अगर बात करें, आपको पता है सबसे पहले मैंने आपको मन की अवस्थाओं के बारे में बताया था, जो हम डिस्कस कर चुके हैं। उसके बाद में मन की भावनाएं बताई थी, इड, ईगो, है ना, तो वही बताने वाली हूँ। तो सबसे पहले इड इदम के बारे में पढ़ेंगे हम। तो देखो इसके कुछ लक्षण है, मतलब कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है कि राक्षसी आसुरी पाश्विक वृत्ति का प्रतीक है, कि भाई एडिदम जो है वो राक्षसी आसुरी पाश्विक वृत्ति का प्रतीक है ना। और ये जन्मजात होता है,
जो इड और इदम वाला सीन है वो जन्मजात आता है जैविक अवस्था से। यह सुख की भावना मतलब सुख की इच्छा से संचालित सुखवाद है। ओके, मूल प्रवृत्तियों का घर है जो इड और इदम के अंदर। तो आपसे यहाँ से सवाल ऐसे बनते हैं जैसे इड इदम के बारे में सत्य कथन कौन सा नहीं है, 4 स्टेटमेंट दे दिए, समझ गए। अचेतन अवस्था में रहता है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि इड कब अचेतन अवस्था में रहता है और ये ईगो का जन्म जाता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्योंकि इड के बारे में पढ़ रहे हैं, ईगो के बारे में आगे पढ़ेंगे, बट ईगो का जो जन्मदाता है मान सकते हो आप कि वो इड ही है। इसके बाद में इड को लेके 2 स्टेटमेंट और है कि ये अनैतिक होती है और शेषवावस्था में सबसे अधिक होता है। तो आपसे पूछे अगर कि इड जो है कब सबसे ज़्यादा होता है, तो ध्यान रखना शेषवावस्था में, मतलब बच्चे जब छोटे होते हैं। ईगो और अहम घमंड कब आता है ना, आप आजकल बोलते हैं ना बहुत ईगोइस्टिक है ना, बहुत घमंड है इसमें। चलो कोई बात नहीं, सबका घमंड एक ना एक दिन तो टूट ही जाता है, बेमतलब का हो तो पहले कुछ बन जाओ, उसके बाद में ईगो भी रख लेना। तो देखो ईगो और अहम की बात करते हैं तो मानवीय वृत्ति का प्रतीक है, ठीक है। इसमें चिंतन तथा व्यवहार होता है मनोवैज्ञानिक। इड तथा सुपर ईगो के मध्य मध्यस्थता करता है। अब आपको मैंने इसीलिए तीनों नाम एक साथ याद करवाए थे, इड ईगो सुपर ईगो, ताकि आपको पता चले ईगो बीच में आ रहा है भाई साहब, तो मध्यस्थता का काम कर रहा है ना, दोनों को जोड़ के रख रहा है। यह वास्तविकता से संचालित होता है ना, वास्तविकता से संचालित होता है, इसीलिए इसको यथार्थवाद बोल रहे हैं। यह चेतन अवस्था में रहता है, ठीक बात है ना, और प्रौढ़ावस्था में सबसे अधिक होता है। जैसे आपको मैंने बताया था कि जो इड है वो शेषवावस्था में सबसे अधिक होता है, वैसे जो ईगो है वो प्रौढ़ावस्था में सबसे अधिक होगा। और जैसे इड जो होता है वो अचेतन अवस्था में रहता है, राइट, बट जो ये ईगो है वो चेतन अवस्था में रहता है। आप चाहो तो अपने कॉपी के पेपर पे ऐसे 3 लाइन बनाना, यहाँ पे आप इड के बारे में लिखना, यहाँ पे आप ईगो के बारे में लिखना और यहाँ पे आप सुपर ईगो के बारे में लिखना, ताकि आप जब भी इस पेपर को देखो तो एक साथ तीनों पे नजर जाए, आप कंपेरिजन करके अच्छे से याद कर पाओ। क्योंकि क्या है ना, आपने किस तरह से नोट्स बनाए, किस तरह से लिखा है, हर चीज़ का फ़र्क पड़ता है। अगर आपने बहुत सिस्टमेटिक ढंग से हर चीज़ लिखी है ना, आपको उसको रिवाइज करने में बिल्कुल भी टाइम नहीं लगने वाला, ठीक है, बिल्कुल भी टाइम नहीं लगेगा। बट आपने ऐसे लिखा है कोई एक पॉइंट इधर, दूसरा पॉइंट दूसरे पन्ने पे, तीसरा पॉइंट तीसरे पन्ने पे। और हाँ, एक और चीज़ अच्छी याद आई है तो बता देती हूँ, जब भी आप कुछ भी नोट्स वगैरह लिखते हो ट्राई किया करो एक पेपर से ज़्यादा चीज़ लिख पाओ। क्योंकि क्या है ना, आपकी मेंटलिटी, देखो मेरी भी यही थी, इसीलिए मुझे पता है सबकी होती है, कि अगर आपको बोले ना कि ये 10 पेपर का रिवीजन करना है, आप बोलोगे ओ तेरी 10 ही पेपर है, ठीक है ये तो मैं कर लूँगी। बट आपने अगर वो 10 पेपर जितना ही मटेरियल अगर 100 पेपर में लिख दिया, क्योंकि होती किसी किसी की आदत बड़े बड़े लिखेंगे, सजा कर लिखेंगे, दूर दूर लिखेंगे, तो फिर जब भी रिवाइज करने बैठोगे बोलोगे यार इतने सारे पेपर से इतना बड़ा है, जबकि मैटर उतना ही है, राइट। बट वो एक थिंकिंग होती है यार इसको करने में तो टाइम लगेगा, तो बेटर है आपको आपके नोट्स को कोई देख के आपको एक्स्ट्रा मार्क्स नहीं देने वाला। आप ट्राई किया करो कि जितना हो सके उतना कॉलम बना के या कैसे भी करके उसी पे लिखा करो शॉर्ट नोट्स की तरह, ताकि आपको जब आप रिवाइज भी करो तो भी बेनिफिशियल होगा। चलो अच्छा 2 ही पेपर पढ़ने हैं, क्या होता है ना एक समरी टाइप, तो उस तरह से लिखा करो, ठीक है। तो ये मैंने आपको नोट्स बनाने के लिए एक जो मुझे इंपॉर्टेंट लगा मैंने आपको आपके साथ वो डिस्कस कर लिया, ठीक है। अब हम सुपर ईगो के बारे में पढ़ते हैं। तो सुपर ईगो को पराअहम भी बोला जाता है, ईगो को अहम बोला गया था। तो देवीय संत वृत्ति का प्रतीक है ये परोपकार की भावना से संचालित है, ठीक है। तो इसी वजह से इसको आदर्शवाद बोलेंगे। इसमें सामाजिक नियम मर्यादाएं होती हैं। तो सामाजिक हो गया, ये नैतिक कमांडर है, ये अचेतन अवस्था में रहता है परंतु चेतन अवस्था से प्रभावित होता है, ठीक है। पता चल गया, जो इड था वो अचेतन अवस्था में रह रहा था, जो ईगो था वो चेतन अवस्था में रहता था। सुपर ईगो जो है वो अचेतन अवस्था में रहता तो है, पर चेतन अवस्था का भी इस पर प्रभाव पड़ता है। वृद्धावस्था में सबसे अधिक होता है, ठीक है। अब आपने अगर ऐसे याद करा है इड, ईगो, सुपर ईगो, तो आपको पता होगा ये शेषवावस्था में सबसे ज़्यादा था, ये जो था वो प्रौढ़ावस्था में सबसे ज़्यादा था, और अब जो सुपर ईगो है वो वृद्धावस्था में सबसे ज़्यादा है, ठीक है। तो कुछ क्रम से याद करने के बहुत बेनिफिट होते हैं। तो आज की क्लास यहीं स्टॉप करते हैं, ठीक है, क्योंकि मैंने आपको आज क्या क्या पढ़ाया है। देखो मैंने आपको मन की अवस्थाओं के बारे में बताया है ना, जिसके अंदर अपन ने चेतन क्या होता है, अवचेतन क्या होता है ना, अर्धचेतन क्या है या फिर अचेतन क्या है, ये सब डिस्कस किया। उसके बाद में मैंने आपको मन की भावनाओं के बारे में बताया, जो था इड था, है ना, ईगो था, सुपर ईगो था। काफ़ी अच्छे से 2 टॉपिक करवाएं, प्लीज़ अपने नोट्स स्वयं लिखें, है ना, क्योंकि
आपके खुद के नोट्स लिखे हुए पढ़ने में एक अलग ही मज़ा आता है, थोड़ी मेहनत लगती है बट यार इतना तो आप कर सकते हो। आपके लिए मैं वीडियो रिकॉर्ड करती हूँ, आपके लिए अपलोड करती हूँ, तो थोड़ा तो बनता है आपका कष्ट, ताकि आपको इस चीज़ का और अच्छे से प्रॉफिट मिल सके, राइट। क्योंकि जब तक वो कहते हैं ना कि जब तक खुद नहीं करोगे तब तक कुछ भी नहीं होने वाला। तो बेटर है थोड़े सा कमर कस लो, थोड़े दिनों की बात है, थोड़े दिनों बाद में तो पेपर हो ही जाएगा, है ना। और ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन। और अब आपका इतनी अच्छी क्लासेस मिल रही हैं, राइट, आप ही की डिमांड पे कि मैम ये करवा दो, तो यार शेयर करना तो बनता है, वीडियो को लाइक करना भी बनता है, कमेंट करना तो ऑब्वियस से बनता ही है, और सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट वीडियो को क्या, चैनल को सब्सक्राइब करोगे, ओके, और डेली क्लासेस लोगे। बाय बाय, मस्त रहो, पढ़ते रहो, ठीक है, सब अच्छा होगा। टेंशन तो लेनी ही नहीं है, क्योंकि टेंशन लेके भी वैसे भी कुछ नहीं उखाड़ सकते। तो बेटर है जितना हो उतना पढ़ो, ठीक है। आई नो बहुत प्रॉब्लम्स चल रही है, बहुतों के बीएससी के पेपर है, बहुतों का कुछ है, पर बहुतों के घर में फंक्शंस चल रहे हैं, शादियाँ चल रही है, बट इट्स ओके। लाइफ में सब कुछ आपके अकॉर्डिंग कभी भी नहीं होगा, ये ध्यान रखना। जैसा है उसी को अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट करना पड़ता है, कभी भी कुछ भी परफेक्ट नहीं होता है। कभी आप फ्री रहोगे, तैयारी करोगे तो वैकेंसी नहीं आएगी, कभी वैकेंसी आई है तो आपको प्रॉपर टाइम नहीं मिलेगा, कभी प्रॉपर टाइम नहीं मिला, अगर प्रॉपर टाइम मिल गया तो बहुत बार होता है बहुत से पॉइंट्स से रह जाते हैं। तो बेटर है, आपके हाथ में कोई सिचुएशन नहीं है, आप सिर्फ अपना 100% दो। अगर किसी का बीएससी के पेपर है, इट्स ओके, मेंटेन करो हर चीज़ को। आप अपने हिसाब से बेहतर तरीके से मैनेज कर सकते हो, कोई भी नहीं है आपको जो गाइड करे इन चीज़ों में। अब किसी की यहाँ शादी है, मान लो बहुत खास है, कोई रियल सिस्टर है या रियल ब्रदर है, ऑब्वियसली उसकी शादी में आप चाहे 10 दिन एंजॉय ना करो, पर 2 दिन तो करोगे ना। तो वो चीज़ें आप पे डिसाइड करती है। मैं ये नहीं कहूँगी कि 2 दिन करना, वो शादी अटेंड करना वेस्ट हो जाएगा, नहीं, डिपेंड करता है कि जब बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए वो शख्स, तो ऑब्वियस है 2 दिन उसके लिए तो बनते हैं। तो सब चीज़ें आपको खुद सोचनी पड़ती हैं। जैसे पेपर है, बीएससी के पेपर को बेटा नेगलेक्ट नहीं किया जा सकता, तो आपको ऑब्वियस है उसके साथ में मैनेज करना पड़ेगा। जैसा भी करो आप या फिर नहीं कर सकते हो तो सोचना छोड़ दो कि मैं कैसे मैनेज करूँगा, कैसे करूँगा, कैसे करूँगा। सिर्फ इतना सोचो, मैं अपना 100% दूंगा, बाकी होगा जो देखा जाएगा, ठीक है। तो ये थोड़ा सा पता नहीं कहाँ से मोटिवेशन वाले आत्मा आ गई थी तो सोचा आपको थोड़ा सा गाइड कर दिया जाए। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, बाय।